नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने अधिगम के टॉपिक का थोड़ा सा भाग हमने रिवाइज किया था और उस रिवाइज भाग में हमने बात की थी कि अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम के जो दो सिद्धांत, अधिगम के जो दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, तो दोनों के बारे में हमने बात की थी। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर हमने बात की थी, व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसके अंदर मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक जो आते हैं उसमें स्किनर आता है, थॉर्नडाइक आता है, पावलोव आते हैं, हल आते हैं, गुथरी आते हैं। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं उन सब की हमने बात कर ली थी और इन व्यवहारवाद के बाद में हमने संज्ञानवाद प्रारंभ किया था और संज्ञानवाद और व्यवहारवाद में हमने अंतर भी किया था कि व्यवहारवाद तो क्या होता है और संज्ञानवाद क्या होता है। ठीक है ना। तो व्यवहार का मतलब क्या होता है? कार्य करना, और किसी भी कार्य को करते रहना, बार बार किसी कार्य को करते रहना और उसके बाद में क्या करना? अधिगम करना। ठीक है ना। संज्ञान यानी किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, तत्काल ज्ञान प्राप्त करना, किसी वस्तु के माध्यम से, किसी साधन के माध्यम से, तर्क के माध्यम से। यहां पर अभ्यास नहीं है, यहां पर सीधा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तर्क वितर्क के माध्यम से किया जाता है, सोच विचार के माध्यम से किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से किया जाता है, संवेदना के माध्यम से किया जाता है। तो यहां पर जो है वो क्या प्राप्त किया जा रहा है? ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है। तो उससे यहां पर क्या होता है? अधिगम होता है। दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है? अधिगम है। चाहे व्यवहारवाद है और चाहे संज्ञानवाद है, दोनों का उद्देश्य क्या है? एक ही है, अधिगम करना, सीखना। और अधिगम के बारे में हमने बात की थी कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने से क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन कैसा होगा? व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन होगा और वांछित परिवर्तन होगा। स्थायी परिवर्तन और वांछित परिवर्तन, तो दोनों के बारे में भी हमने बात की थी। स्थायी परिवर्तन और वांछित परिवर्तन क्या होता है, स्थायी और अस्थायी परिवर्तन के बारे में भी हमने बातें की थी। देखिए कई बार एक प्रश्न आता है कि निम्न में से अधिगम नहीं है। देखिए कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से अधिगम नहीं है। ठीक है ना। तो इसके अंदर पहला दे दिया जाता है अभ्यास, दूसरा दे दिया जाता है अनुभव, तीसरा दे देते हैं प्रशिक्षण, और चौथा दे देते हैं, यहां पे चौथा जो ऑप्शन दे देते हैं परिपक्वता। ठीक है ना। यहां पे चौथा ऑप्शन दे देते हैं। तो हमें क्या लगता है? अभ्यास भी है, अनुभव भी है, प्रशिक्षण भी है और परिपक्वता भी है। लेकिन क्या होता है? परिपक्वता अधिगम के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या होता है? देखिए दो रीजन होते हैं परिपक्वता। एक तो होता है शारीरिक परिवर्तन होता है परिपक्वता। ठीक है ना। परिपक्वता क्या है? एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है, और शारीरिक परिवर्तन जो है उसकी वजह से अधिगम होता है। उसके अंदर बार बार क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है, बार बार चेंजेस होते रहते हैं। इसके अंदर स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत वो नहीं माना जाता है। व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके अंदर परिवर्तन हुआ। क्या हुआ उसके अंदर? उसमें अपने अकॉर्डिंग परिपक्वता आई। 2 साल 5 साल बाद में वो बाल्यावस्था के अंदर आता है तो उसके अंदर फिर परिपक्वता आ गई अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में किशोर अवस्था आ गई। तो यहाँ पे जो परिपक्वता जो है ना, परिपक्वता अपने आप में स्थायी परिवर्तन नहीं है। स्थायी परिवर्तन नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या माना जाता है? इसको शारीरिक पक्ष मान लिया जाता है। तो अधिगम का मतलब ये 3, परिपक्वता इसके अंदर नहीं माना जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी संज्ञानवादी जो सिद्धांत है, उसके अंदर हमने सबसे पहला सिद्धांत जो प्रारंभ किया था वो क्या था? गेस्टाल्टवाद। सबसे पहला जो सिद्धांत था हमने बात की थी गेस्टाल्टवाद की। हमने बात की थी गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवाद जो है वो कहां से बना है? गेस्टाल्ट शब्द से बना है। गेस्टाल्ट शब्द से बना है, और गेस्टाल्ट क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है ना। जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण, संपूर्ण या फिर समग्र। ठीक है ना, समग्र। तो यहां पे पूर्णाकारवाद, संपूर्णाकारवाद और समग्रतावाद। ठीक है ना।
यहाँ पर तीनों के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में इस सिद्धांत को कहा जाता है, पिछली बार 2018 की रीट के अंदर पूछा गया था कि व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है, व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है। और सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया था वो कौन सा दिया था, थॉर्नडाइक का नाम दे दिया था। किसका दे दिया था, थॉर्नडाइक का। क्यों, क्योंकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा माना जाता है, थॉर्नडाइक माना जाता है। और व्यवहारिक और व्यवहार जो शब्द जो है ना दोनों मिलते जुलते हैं। यहां पे इसने पूछ लिया व्यवहारिक सिद्धांत, और वो कौन सा है, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो लगभग स्टूडेंट ने क्या कर दिया था, थॉर्नडाइक कर दिया था। क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो इसको क्या कह सकते हैं, व्यवहारिक सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी अव्ययवादी सिद्धांत, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्ययवादी। इसको तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। तात्कालिक वास्तविक ज्ञान का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इनसाइड थ्योरी भी कह सकते हैं, इनसाइड थ्योरी कहते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत इसको कह सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमने बातें कर ली थी। इसके बाद में हमने बात की थी कि ये जो चार मनोवैज्ञानिक कौन कौन से, मैक्स वर्दिमर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर, कौन, मैक्स वर्दिमर। देखिए कई बार यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कई बार तो आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किसकी देन है, और सबसे पहला दे देते हैं मैक्स वर्दिमर, दूसरा कोफका, तीसरा कोहलर और चौथा दे देते हैं कुर्ट लेविन। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद किसकी देन है, प्रश्न ये आ जाता है गेस्टाल्टवाद किस की देन है, ठीक है ना। और पहला दे देते हैं मैक्स वर्दिमर, दूसरा कोहलर, ठीक है ना, तीसरा दे देते हैं कुर्ट लेविन और चौथा दे देते हैं कोफका। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यहां पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, मैक्स वर्दिमर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पे ये एक हटा के इसकी जगह दे देते हैं उपयुक्त सभी दे देते हैं, सभी दे देते हैं, ठीक है ना। यहां पे सभी आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सभी आ जाएंगे, क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो है वो सभी मनोवैज्ञानिकों की देन है। मैक्स वर्दिमर, कोफका, कोहलर, कुर्ट लेविन, ये चारों के चारों मनोवैज्ञानिक। मैक्स वर्दिमर अपने 3 साथियों के साथ 1912 में जर्मनी में, कहां पर, जर्मनी में 3 साथियों के साथ मिलकर क्या करते हैं, गेस्टाल्टवाद की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद में 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण क्या होता है, ये चारों के चारों कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। और 1920 में इनका सिद्धांत जो है वो क्या होता है, एक पत्रिका में प्रकाशित होता है। इसलिए इस सिद्धांत की जो तिथि मान जाती है वो कब मान जाती है, 1920 मान जाती है। एक्चुअली सिद्धांत जो दिया गया था 1912 में दिया गया था, जर्मनी में दिया गया था। और यहाँ पर जो है ये 1912 की बजाय ये प्रकाशित लोगों के सामने आता है 1920 में। लोगों ने पहली बार 1920 में इसके बारे में जाना, तो इसके लिए इसको 1920 ही माना जाता है। अभी यहां पे हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत है क्या, ठीक है ना। अब तक तो हम इसके नामों के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस सब के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमने पहले व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े थे। और व्यवहारवाद में क्या होता है, एक उद्दीपक होता है, और उद्दीपक के बाद में क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है, और अनुक्रिया के बाद में क्या हो रहा है, पुनर्बलन हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनर्बलन। उद्दीपक है, उद्दीपक के बाद में क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है, और अनुक्रिया के बाद में क्या हो रहा है, पुनर्बलन हो रहा है, ठीक है ना। और पुनर्बलन सकारात्मक है। पुनर्बलन कैसा है, सकारात्मक है। तो बार बार प्राणी को अभ्यास करता है, बार बार उस क्रिया को दोहराता है, और एक समय ऐसा आता है कि प्राणी कार्य करना सीख जाता है। समझ में आ रहा ना आपको। उद्दीपक के बारे में हमने बात कर ली थी। उद्दीपक क्या होता है, वह तत्व जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। उसके बाद में हमने बात की थी अनुक्रिया की। प्रेरित होने के बाद में प्राणी द्वारा जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। और उसके बाद में अनुक्रिया करने के बाद में प्राणी को पुनर्बलन दिया जाता है, सकारात्मक, और दूसरा क्या कह सकते हैं, नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक, यदि प्राणी को पुनर्बलन सकारात्मक मिलता है तो वो बार बार क्रिया को क्या करता है, दोहराता है, और बार बार क्रिया को दोहराने से उसका क्या होता है, अधिगम होता है। लेकिन अब हम बात करें, ये तो था व्यवहारवाद, अब हम यहां पे बात करेंगे किसकी, संज्ञानवाद की। किसकी बात करें, संज्ञानवाद की। अब देखिए
संज्ञानवाद के अंदर क्या होता है, हमने बात की थी, तर्क वितर्क होता है, बुद्धि होती है, संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तर्क वितर्क से प्राणी या बच्चा सीखता है, बुद्धि से सीखता है, संवेदना से सीखता है और प्रत्यक्षीकरण से सीखता है। ठीक है ना, यहां पर आपके सामने उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया, क्रिया को बार बार दोहराना, ये सारी चीजें नहीं है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, यहां पर अधिगम होता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है। पहले सीधे इसके अर्थ की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ की बात करते हैं। कुछ कार्य करके सीखे जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मतलब जो है करके सीखे जाते हैं। कुछ कार्य अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं। कुछ कार्य जो है करके सीखे जाते हैं, कुछ कार्य अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं। तथा कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो बालक सोचते, विचार करते, तर्क वितर्क करते, बुद्धि का प्रयोग करते, सीखे जाते हैं, वह संज्ञानवाद कहलाता है। वह संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद कहला जाता है। अब देखिए, इसको एक नाम और दिया जाता है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब ये सूझ क्या है? सूझ किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में विचार करते समय, देखिए हमने इसके बारे में अलग लिखा है, सोचते, विचार करते, तर्क वितर्क करते, बुद्धि का प्रयोग करते, अचानक किसी कार्य को करने का तरीका। ठीक है ना, सोच विचार करते, तर्क वितर्क करते, बुद्धि का प्रयोग करते, अचानक किसी भी कार्य को करने का तरीका निकल कर आता है हमारे सामने, उसको हम क्या कह सकते हैं? सूझ कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ। यानी सुझा, एक तरह से सुझाई देता है, दिखाई देता है कि भाई इस कार्य को, देखिए हमारे सामने एक रीजनिंग का प्रश्न है, 2 4 6 8, अब अगली डिजिट क्या होगी पूछ लेते हैं। हम देखते हैं 2 4 6। अब यहाँ पे अभ्यास का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अनुकरण का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे? सोचोगे इसके बारे में, ये 2 है, 2 के बाद में 4 कैसे आया, 4 के बाद में 6 कैसे आया, 6 के बाद में 8 कैसे आया, अब 8 है तो अगला क्या होगा? इस प्रकार विचार करते करते अचानक आता है, अरे यहाँ तो 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ तो कितने का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है। और यहाँ 2 का अंतर चलेगा तो अगला डिजिट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 2 का अंतर है, यहाँ अगला क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये क्या कहलाती है? सूझ कहलाती है। अचानक उत्पन्न होने वाले किसी कार्य को करने के प्रति अचानक उत्पन्न होने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? सूझ कहलाती है। और सूझ, अंतर्दृष्टि क्या है? अंदर की दृष्टि यानी बुद्धि। बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं? अंतर्दृष्टि कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जो बुद्धि उत्पन्न होती है या जो सूझ उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाती है। तो संज्ञानवाद क्या है? किसी कार्य करके सीखा जाता है और किसी कार्य को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। लेकिन किसी कार्य को सोचते, विचार करते समय, तर्क करते समय या फिर बुद्धि का प्रयोग करके अचानक उसको करने का जो तरीका जो हमारे सामने आता है वो क्या कहलाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। और सूझ या अंतर्दृष्टि क्या कहलाती है? संज्ञानवाद कहलाती है, गेस्टाल्टवाद कहलाती है। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे कई बार प्रश्न आया है कि सूझ और अंतर्दृष्टि, आहा अनुभव किसे कहा जाता है? आहा अनुभव। एक प्रश्न और आता है कि आहा अनुभव कैसे किसे कहा जाता है?
तो किसी भी कार्य के प्रति सोचते विचार करते समय अचानक कोई तरीका निकलकर हमारे सामने आता है, कोई हल निकलकर हमारे सामने आता है, वही क्या कहलाता है? आहा अनुभव। आहा यानी आनंद आ गया, आनंद का अनुभव। और आनंद का अनुभव कब होता है? जब किसी समस्या का समाधान हमारे सामने आता है, समस्या का समाधान होता है, वो क्या कहलाता है? आहा अनुभव कहलाता है। एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? मैक्स वर्दीमर है। कौन है? मैक्स वर्दीमर। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? संज्ञानवाद पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? कोहलर है। कौन है? कोहलर। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले संज्ञानवाद के जनक कौन है? तो जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर है। और यहाँ पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? कोहलर है। यहाँ पे दो प्रश्न ये अलग अलग है, बाकी सारे मनोवैज्ञानिक चार हुए, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोपका और कुर्ट लेविन, चार मनोवैज्ञानिक है, चारों ने मिलकर इसके ऊपर कार्य किया था। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हमारी बात है। अब समझ में आ गया होगा आपके संज्ञानवाद क्या है या गेस्टाल्टवाद है क्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रयोग की। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रयोग की, और प्रयोग के बाद में बात करेंगे यहाँ पर जो चीज़ें हम इससे निकल कर आती हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने बात की थी कि व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद में जो प्रयोग किया जाता है वो किस पर किया जाता है? पशुओं पर किया जाता है, ठीक है ना। और संज्ञानवाद पर जो प्रयोग किया जाता है वो किए जाते हैं मानव पर, ठीक है ना। और ये जो प्रयोग किया गया, ये किया गया वन मानुष, चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया। किस पर किया गया? वन मानुष या चिंपैंजी पर। अब आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि वन मानुष या चिंपैंजी जो है वो क्या है? कि पशु है। नहीं, पशु नहीं है, बल्कि वो क्या है? कि मानव की प्राथमिक प्रजाति मानी जाती है। वन मानुष या चिंपैंजी जो है वो वन मानुष की जो है वो क्या है? मानव की प्राथमिक प्रजाति मानी जाती है। कितना टाइम होगा? क्लास देख कितने टाइम की होगी? ये देख, ठीक, 20 मिनट हो ना। तो यहाँ पे जो ये व्यवहारवाद के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो पशुओं पर किया जाता है, और संज्ञानवाद के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो किस पर किया जाता है? मानव पर किया जाता है। मानव जो है वो चाहे वो वन मानुष मान सकते हैं, चिंपैंजी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी अधिगम के संबंध में, उसके बाद में व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में आपके सामने अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि व्यवहारवाद क्या है और संज्ञानवाद क्या है। व्यवहारवाद में किसी भी कार्य को हम बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, बार बार करने से जो है वो क्या हो जाता है? कार्य करना हम सीख जाते हैं। लेकिन संज्ञानवाद में किसी भी कार्य के प्रति जो है, किसी भी समस्या समाधान के प्रति जो है बुद्धि का प्रयोग करना, संवेदना का प्रयोग करना, तर्क वितर्क का प्रयोग करना, विचार विमर्श करना, और ये सब करते समय किसी भी समस्या का समाधान निकल कर आना क्या कहलाता है? संज्ञानवाद कहलाता है। संज्ञानवाद का मतलब होता है एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना, सूचनाएं प्राप्त करना। ये क्या कहलाता है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की बात की है, गेस्टाल्टवाद की। इसके बहुत सारे नामों की बात हमने की है। गेस्टाल्टवाद कह सकते हैं इसको, सूझ या अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। सूझ और अंतर्दृष्टि मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया, क्योंकि यहाँ पर इसके अर्थ के साथ मैंने इसके बारे में डिस्कस की थी। शुरू में हम बात करते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि नहीं समझ में आता, लेकिन सबसे लास्ट में हमने इसकी बात की है। सूझ और अंतर्दृष्टि क्या है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कह सकते हैं, इनसाइड थ्योरी कह सकते हैं। इनसाइड थ्योरी का मतलब क्या हो गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनसाइड थ्योरी का मतलब क्या हो गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोग्निटिव थ्योरी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, अव्ययवादी सिद्धांत कह सकते हैं, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है ना, वास्तविक ज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं। बहुत सारे नामों के बारे में हमने इसके अंदर चर्चा की है। समग्रतावाद, पूर्णाकारवाद या संपूर्णाकारवाद, इसके बारे में भी बात की है। ये पूर्णाकारवाद, समग्रतावाद या संपूर्णाकारवाद, यहां पर हम इसके दो तरह से चर्चा करेंगे। एक तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी कि भाई ये गेस्टाल्ट शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, और जर्मन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण, समग्र या संपूर्णाकारवाद। यहां इसलिए इसका नाम दिया गया। एक हम इसके साथ जब हम प्रयोग के बारे में बात करेंगे, प्रयोग की हम बात करेंगे, तब भी इसके बारे में हम बातें करेंगे। दूसरी हमने बात की थी, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन के बारे में भी हमने बात की थी कि ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक और संप्रदाय का जनक कौन सा है? तो मैक्स वर्दीमर का नाम आता है सबसे पहले। अगर उपयुक्त सभी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक पूछा जाता तो सबसे पहला नाम कौन सा होगा? मैक्स वर्दीमर होगा। प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन सा है? तो प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन सा है? कोहलर है।
ठीक है ना, इन सब के बारे में बात की। इसके बाद में इसका वो प्रयोग है और इसके बाद में इसकी विशेषताएं हैं, इससे निकल कर आने वाली चीज़ें जो हैं, इससे निकल कर आने वाले क्वेश्चंस जो हैं, इसकी हम कल जो है कल के वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।